नमस्कार, माय नेम इज डीके और ये हमारी वीडियो लगभग 16वीं क्लास है। इससे पहले हमने 15 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ा रहे हैं इसमें इंडियन ज्योग्राफी और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है भारतीय मानसून। और भारतीय मानसून में भी हम इसको अच्छे समझेंगे, इसका सिद्धांत क्या है, मानसून कहने का मतलब क्या है और जितने भी क्रियाकलाप होंगे हम उसको अच्छे से इसमें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मानसून। भारतीय मानसून की जब हम बात करते हैं, इसके परिचय की बात करते हैं, तो भारतीय मानसून का कहने का मतलब है एक प्रकार की ऊर्जा या पवन। मानसून का मतलब है एक प्रकार की ऊर्जा या पवन। तो मानसून है पवन या ऊर्जा का एक रूप। अब इस बात से अब ये क्या है, एक साधारण सी डेफिनेशन होगी, लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझना है तो थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं। मानसून शब्द आया कहाँ से है। मानसून का उपयोग ज़्यादातर शुरुआती स्तर पर अगर आप देखोगे तो अरब देश के जो निवासी हैं वे मानसून का इस्तेमाल करते थे, मानसून शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है और अरबी शब्द है और वहाँ पे इसका अर्थ होता है, मानसून को मौसम कहते हैं, मौसम। तो मौसम में लोग कहते थे। मौसम आगे चलने के बाद अध्ययन के क्रम में, क्योंकि देखिए इतिहास चलता रहता है और इतिहास के क्रम में जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो मौसम का जो बदलाव हुआ वो आगे चल के मानसून में हुआ। और मानसून का अर्थ है ऋतु परिवर्तन, सीधा सा मतलब। तो ऋतु परिवर्तन को ही हम मानसून कहते हैं। और मानसून की एक और ख़ास बात है आवर्ती पवने। आवर्ती मतलब 6 महीने के अंतर्गत जो पवने अपने रूट को बदल लें, हम उनको मानसूनी पवने कहेंगे। मतलब 6 माह तक जो स्थल से जल की ओर जाएं और 6 माह तक जल से स्थल की ओर आएं। इन पवनों की ये विशेषता है, ये पवने अपने रूट को बदल लेती हैं, मानसून पवनों की। फिर हम जब इनके विवरण की बात करते हैं कि मानसून पवने आखिर पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो देखिए वैसे तो पूरे पृथ्वी पर आपको इसका कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर भी वितरण देखने को मिलेगा, लेकिन इसका आदर्श विकास यदि कहीं हुआ है तो उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय पूर्वी तटीय प्रदेशों में इसका विकास हुआ है। इसका क्या मतलब है, उष्ण कटिबंध कहने का क्या मतलब है। देखिए उष्ण कटिबंध का मतलब है जैसे ये हमारे पास पृथ्वी है और ये 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री की लाइन, और ये ऊपर की जो लाइन है इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री की रेखा, और जो नीचे की लाइन है हम इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री की रेखा, लेकिन दक्षिण में है। तो जो सूरज है वह उत्तर में 23.5 डिग्री की लाइन से ऊपर नहीं जाता और दक्षिण में 23.5 डिग्री की लाइन से नीचे नहीं जाता। इस वाले रीजन को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। इस रीजन को, उष्ण का मतलब होता है गर्म, तो ये जो कटिबंध है ये गर्म कटिबंध है। और इसमें भी जो भी महाद्वीप है, जैसे अगर आपको अफ्रीका महाद्वीप को देखना है तो अफ्रीका का भी जो पूर्वी भाग है यहाँ पर इसका आदर्श विकास देखने को मिलेगा। जैसे अगर हमारे यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है तो दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी तट है यहाँ पर इसका आदर्श विकास देखने को मिलेगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है पूर्वी भागों में इसका विकास ज़्यादा होता है, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपों के पूर्वी तटीय प्रदेशों में इसका आदर्श विकास है। और एक कमाल की बात यह है कि अगर सही तरीके से दुनिया में कहीं मानसून की उत्पत्ति ढंग से होती है तो वो दक्षिणी एशिया में होती है, और दक्षिणी एशिया के केंद्र में भारत है। इसका मतलब मानसून को अधिकतर भारतीय मानसून के नाम से भी लोग जानते हैं। तो क्योंकि भारत दक्षिणी एशिया के केंद्र में है और यहीं पर मानसून का विकास बढ़िया तरीके से हुआ है या आदर्श तरीके से हुआ है, इस वजह से मानसून को ये कहने का प्रचलन है भारतीय मानसून। तो अतः इसे भारतीय मानसून की संज्ञा देना गलत नहीं होगा। अब देखिए मानसून की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, हमें ये बात समझनी है। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन देखिए हिस्ट्री जैसे आगे चलती है, कोई भी जैसे साइंस होगी, रिसर्च चलता रहता है, पीछे के सिद्धांत में जो कमियां हैं उनको सुधार कर नए नए सिद्धांत आते रहते हैं। फिर भी जो ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं हम उन सिद्धांतों को जरूर पढ़ेंगे। तो पहला जो सिद्धांत है वह तापीय सिद्धांत है और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है 1656 ईस्वी में एडमंड हैली ने इसका प्रतिपादन किया था। तो जो तापीय सिद्धांत है इसका आधार क्या है, देखिए तापीय जो सिद्धांत है
इसका आधार तापमान है। मतलब मानसून की व्याख्या करने के लिए यहाँ पर ताप को आधार बनाया गया है। और इसमें भी देखिए दो तरीके के टेम्परेचर हैं, एक तो गर्मी में होने वाला प्राप्त होने वाला तापमान और एक ठंड में या शीत ऋतु में प्राप्त होने वाला तापमान। जैसे हम ग्रीष्म इसने जो है ना, मतलब इस सिद्धांत ने दो आधारों पर इसका वर्गीकरण किया, एक को तोड़ दिया ग्रीष्म अयनांत में और दूसरे में तोड़ दिया शीत अयनांत में। और अब देखो यहाँ ना थोड़ा सा फिनोमिना समझने की आवश्यकता है। जब गर्मी होती है तो गर्मी में एक ही अक्षांश पर पड़ने वाले स्थल और जल दोनों पर समान रूप में सूर्य तप की प्राप्ति होगी, लेकिन विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर पाया जाता है। इस वजह से अगर आप देखोगे जल है, जल में जो वाष्पीकरण की दर है वो ज़्यादा होगी और वाष्पीकरण शीतलीकरण की प्रक्रिया है, जिस वजह से वहाँ पर जल की सतह पर लो प्रेशर का विकास होगा। लेकिन जब आप स्थल की बात करते हो तो स्थल पर टेम्परेचर की प्राप्ति होगी, विशिष्ट ऊष्मा कम है, इस वजह से स्थल गर्म होंगे और गर्म होने से क्या होगा, वहाँ पर लो प्रेशर का विकास होगा। तो स्थल पर हाई प्रेशर का विकास होगा और जल पर हाई प्रेशर का विकास होगा और स्थल पर लो प्रेशर का विकास होगा, जिससे पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। अर्थात गर्मियों में जो हवाएं हैं वे समंदर से स्थल की ओर गति करती हैं और उनके पास समंदर से प्राप्त की हुई आर्द्रता या नमी है, जिस वजह से स्थलों पर वर्षा के रूप में वो प्राप्त होती है। तो अगर आप बात ध्यान से देखो तो ग्रीष्म में क्या होता है, वाष्पीकरण सतह, मतलब जो जल की सतह है उसका वाष्पीकरण अधिक होता है, शीतलीकरण की प्रक्रिया है, इस वजह से सतह पर हाई प्रेशर का विकास अधिक होगा। इसी के रेस्पेक्ट में जब हम स्थल की बात करते हैं तो स्थल की विशिष्ट ऊष्मा कम है, टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा टेम्परेचर हाई प्रेशर का नहीं लो प्रेशर का निर्माण करता है, तो इस वजह से हवाओं की प्रकृति होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना। इसलिए गर्मी के दौरान हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, अर्थात सतह से जल की ओर, जल से सतह की ओर पवनें गति करती हैं। फिर जब हम शीत अयनात की बात करते हैं तो शीत अयनात में ये चीजें उल्टी हो जाती हैं। तो शीत अयनात में होगा क्या कि अच्छा एक कमाल की बात और है, देखिए ये जो है ना शीत अयनात में चीजें उल्टी हो जाएंगी। क्यों उल्टी हो जाएगी? क्योंकि हाई प्रेशर का जो हमारे पास महाद्वीप है, महाद्वीप का मतलब है भूमि, और भूमि की विशिष्ट ऊष्मा कम है तो टेम्परेचर कम मिल रहा है, सूर्य तप की प्राप्ति ठंड में कम है, इस वजह से। लेकिन जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, वह अगर आप देखो तो वहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होगा, जबकि स्थल पर हाई प्रेशर का निर्माण होगा। इसलिए शीत अयनात में हवाएं स्थल से जल की ओर चलेंगी। ये डायरेक्ट प्रश्न आता है पेपर में। फिर हम इसके बाद ग्रीष्म अयनात को अच्छे से समझते हैं और शीत अयनात को भी अच्छे से समझते हैं, ये क्रियाएं किस तरीके से होती हैं। देखिए ग्रीष्म अयनात में सूरज जो है वो उत्तर की ओर शिफ्ट होता है। अब इस साइकिल को अच्छे से समझना है। देखिए सूरज जो है, हम ना 0 डिग्री की लाइन की बात करते हैं, तो जैसे ये हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये जो है 0 डिग्री की लाइन है, इसी को हम बोलते हैं विषुवतीय रेखा। और इस पर सूरज 2 बार लंबवत होता है, एक होता है 21 मार्च को। तो अगर बाय द वे ये 21 मार्च को सूरज यहाँ पर है तो क्या होगा, 21 मार्च के बाद आगे चलने के बाद, मार्च के बाद जून आएगा, तो जून में वो उत्तर की ओर शिफ्ट होगा और 23 डिग्री की जो लाइन है उत्तरी गोलार्ध में, इसी को बोलते हैं 23.5 डिग्री की लाइन को कर्क रेखा। यहीं पर उत्तर भारत में ही, मतलब उत्तरी गोलार्ध में ही भारत मौजूद है और यहीं पर सूरज लंबवत होगा। यहाँ पर दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होगी। अगर उसी के रेस्पेक्ट में दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में इस दौरान सूरज कम समय तक चमक रहा है और रातें बड़ी होंगी और दिन छोटा होगा। यहाँ पर कड़कड़ाकी ठंड होगी और जबकि यहाँ पर गर्मी होगी। लेकिन 21 जून के बाद सूरज 23 डिग्री की लाइन से ऊपर नहीं जाता, अब वो फिर वापस आएगा और वापस आते समय
23 सितंबर को दोबारा से वह 0 डिग्री की लाइन पर लंबवत चमकेगा। इस दौरान वह 0 डिग्री की लाइन पर 2 बार आया है, एक 21 मार्च को और 23 सितंबर को। फिर वह दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा और 21 दिसंबर या 23 दिसंबर को वह मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर माह में दिन बहुत छोटा होगा और रातें बड़ी होगी। इसका मतलब ये है कि जब उत्तर की ओर शिफ्ट होता है तो उत्तरी गोलार्ध गर्म होता है, और जब सूरज दक्षिण की ओर शिफ्ट होता है तो दक्षिणी गोलार्ध गर्म होता है। इसी पर मानसून निर्भर करता है। तो चलिए देखिए, जब हम ना सतह के टेम्परेचर की बात करते हैं तो जब महाद्वीप गर्म होगा गर्मी में, क्योंकि देखो सूरज जो है उत्तर में है तो महाद्वीप पर सूर्य ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, इस वजह से महाद्वीप होंगे गर्म, जबकि महासागर पर सूर्य का प्रकाश मिल रहा है लेकिन वहाँ पर वाष्पीकरण की वजह से हाई प्रेशर का निर्माण होगा, क्योंकि वाष्पीकरण शीतलीकरण की प्रक्रिया है। इस वजह से जो ट्रेड विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, वे महासागर से महाद्वीपों की ओर शिफ्ट होंगी। मतलब यहाँ से जो हवाएं हैं वे भारतीय भूभाग में प्रवेश करेंगी 0 डिग्री की लाइन को क्रॉस करने के बाद। लेकिन जब यही स्थिति हम शीत ऋतु में देखते हैं, इसी को बोलते हैं शीत आयनात, ये सभी क्रियाएं उल्टी हो जाएंगी और क्या होगा, सूर्य का उत्तर की ओर, मतलब इसको बोलते हैं दक्षिणी आयनात होना, तो दक्षिण की ओर शिफ्ट होगा सूर्य, और दक्षिण की ओर शिफ्ट होने से क्या होगा, जो महाद्वीप हैं, उत्तरी गोलार्ध के जो महाद्वीप हैं वे अपेक्षाकृत ठंडे होंगे, और ठंडे होने से वहां पर हाई प्रेशर का निर्माण होगा, और हाई प्रेशर अब महासागरों पर ना बनकर महाद्वीपों पर बनेगा, और महाद्वीपों पर हाई प्रेशर का निर्माण होगा, जबकि महासागर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा गर्म हैं महाद्वीपों के। तो इससे क्या होगा, हवाएं महाद्वीपों से महासागर की ओर शिफ्ट होंगी, और यही जो स्थिति है, यही यहाँ पर शीत ऋतु का प्रभाव देखने को मिलता है। और ये कंडीशन कब से शुरू हो जाती है, तो 23 सितंबर के बाद ये कंडीशन शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा तापीय सिद्धांत, इसी को बोलते थे थर्मल कॉन्सेप्ट। लेकिन इस सिद्धांत में मानसून से संबंधित कुछ कमियां हैं, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये 1656 ईस्वी में आया है, इस वजह से ये पूर्ण रूप से मानसून की व्याख्या नहीं करता है। इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे यह सतह की प्रकृति को पूर्ण रूप से महत्व नहीं दे पाता है, और भी कुछ कमियां हैं, जैसे ऋतु परिवर्तन पर यह अधिक महत्व देता है, केवल ऋतु परिवर्तन पर ही इसका बल है, और तो और ITCZ के हस्तांतरण शिफ्टिंग पर इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो इस सिद्धांत में 3-4 कमियां हैं। इन्हीं कमियों को दूर करने के बाद आगे चलकर JS सिद्धांत आएगा और ये इन कमियों को दूर कर देगा, और दूर करने के बाद क्या होगा, ये अपना नया सिद्धांत देगा और वो कुछ चीज़ों को ऐड कर देगा। पहला, इसके अनुसार भारत के उत्तर में हिमालय और तिब्बत है, और तिब्बत बहुत ठंडा इलाका है, तो तिब्बत है और हिमालय है, इनका जो है मतलब ये क्या है, मानसूनी पवनों के रास्ते में अवरोध का कार्य करते हैं। इसकी व्याख्या करेगा JS सिद्धांत। एक सिद्धांत, इसी सिद्धांत का अगला चरण ये भी है कि ये जेट स्ट्रीम के प्रभाव को भी मानसून में जोड़ देगा, और क्या करेगा, एल नीनो और ला लीनो का जो प्रभाव है वह भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, उसको भी इसमें जोड़ देगा। फिर हम जब आप बात करते हैं भारतीय मानसून की, तो मानसून के चक्र को समझ लेना जरूरी है कि मानसून का चक्र क्या है। देखिए, मानसून के चक्र को पूरे साल के अंतर्गत हम बांट सकते हैं मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतर्गत। देखिए, जब हम ना 15 मार्च की बात करते हैं तो 15 मार्च में भारत की स्थितियां कैसी हैं, तो भारत में सूर्य अब क्या हो रहा है, क्योंकि देखो दिसंबर में दक्षिणायन था सूरज, 23 डिग्री की लाइन पर चमक रहा था, लेकिन 21 मार्च को सूरज यहाँ पर है। 21 मार्च के बाद उत्तर की ओर शिफ्ट होगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर शुष्क वायुमंडलीय दशा है, मतलब ना तो यहाँ वर्षा हो रही है और ना ही यहाँ ज़्यादा ठंड है। इस दौरान ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। 15 मार्च के समय की ये टाइम पीरियड है। इसी दौरान यहाँ पर लू चलती है
लू का प्रभाव देखने को मिलता है उत्तर पश्चिमी या पंजाब हरियाणा इन राज्यों में लू का प्रभाव यहाँ पे है। लेकिन एक और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर इस दौरान मतलब बिजली की जो गर्जन है उसके साथ वर्षा देखने को मिलती है, उसी को बोलते हैं तड़ित झंझा वर्षा, इसी दौरान देखने को मिलती है। तो 15 मार्च की स्थितियां भारत की ये हैं कि यहाँ पर वायुमंडलीय शुष्क है, लू का प्रभाव अधिक है, यहाँ का क्षेत्रफल गर्म है, तड़ित झंझा वर्षा हो रही है, मानसून पूर्व की वर्षा इसी को बोलते हैं। फिर 15 मार्च के बाद 15 जून का जो समय है, यहाँ से इस साइकिल का जो 15 मार्च से 15 जून का समय है, इसमें मानसूनी ऋतु इसी को बोलते हैं मानसूनी ऋतु। क्यों? क्योंकि भारत में मानसून एंटर कर चुके हैं और एंटर भी सबसे पहले भारत में मानसून एंटर करते हैं। तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मानसून एंटर जो भारत के भूभाग में करते हैं तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करते हैं। लेकिन भारत की किस मुख्य भूमि में करते हैं? तो सबसे पहले केरल के तटीय प्रदेशों में भारतीय मानसून प्रवेश करते हैं। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि जब इसकी एक शाखा इसको पार करती है, श्रीलंका को पार करती है, गुजरती है, तो वह है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रफलों को छोड़कर निकल जाती है। तो जिस वजह से तटीय प्रदेशों में यहाँ पर वर्षा नहीं होती और ये स्थान शुष्क रह जाता है। ये डायरेक्ट प्रश्न आता है कि कौन से स्थान को भारतीय मानसून के आगमन से वर्षा प्राप्त नहीं होती है? तो तमिलनाडु का तटीय प्रदेश वह स्थान है। फिर इसके बाद लगातार यहाँ पर अब मानसून के बारे में आपको पता ही है, जून से सितंबर तक लगातार पूरे भारत में ये वर्षा करवाता है, पूरे भारत में। लेकिन 15 सितंबर के बाद इसकी जो गति है वह क्या होता है? सूरज क्या होगा 15 सितंबर के बाद? 15 सितंबर को यहाँ पर अगर आप देखोगे सितंबर में 23 सितंबर को 0 डिग्री पर सूरज लंबवत है, तो फिर वो दक्षिण की ओर गति करेगा और दक्षिण की ओर गति करने से क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध ज्यादा गर्म होगा जबकि उत्तरी गोलार्ध कम गर्म होगा। और क्योंकि गर्माहट उत्तरी गोलार्ध की कम होगी, इस वजह से होगा ये कि जो मानसूनी पवनें हैं वे स्ट्रोंग न होकर वीक हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी और इस वजह से वे भारत से लौटना शुरू कर देंगी, भारतीय महाद्वीप से लौटना शुरू कर देंगी। और इसी को कहते हैं मानसून के लौटने का समय। और लौटते समय मानसून को जिस नाम से जाना जाता है उसको कहा जाता है मानसून निवर्तन। और बस ये बात ध्यान रखने की है कि लौटते समय ये भारतीय किन राज्यों में वर्षा करवाती है? तो तमिलनाडु में, यहाँ पे तमिलनाडु में बाढ़ तक के मतलब बाढ़ तक आती है जब लौटता मानसून वर्षा करवाता है। इसी दौरान अक्टूबर नवंबर के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में लोग मजे से रह रहे होते हैं, धूप चमक रही होती है, बरसात हो चुकी होती है। लेकिन तमिलनाडु में इस दौरान चक्रवात देखने को मिलते हैं, बहुत डेंजर स्थिति होती है 15 सितंबर के बाद की तमिलनाडु में। तो लौटते मानसून कहते हैं, तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो वर्षा ये करवाता ही है। इसी वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर आप देखो तो ये जो है ना, मतलब पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत रिच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिकांश वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि स्थितियाँ ही कुछ ऐसी हैं, यहाँ की ज्योग्राफी तय करती है कि यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर हम बात करते हैं सितंबर के बाद दिसंबर में भारत में क्या स्थिति होती है। देखिए दिसंबर में भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है और सूर्य दक्षिणायन हो चुका है, दक्षिण में मकर रेखा पर 21 तारीख को वह चमक रहा है। उसी दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन हो चुका है, दक्षिण में जा चुका है। तो भारत में इस दौरान वर्षा नहीं होती है, और वर्षा नहीं होती है तो अधिकांश जो भारत है, दक्षिण भारत है, वो शुष्क रहता है। लेकिन एक बात और हमें समझ लेनी चाहिए कि पूरे भारत में शुष्कता पाई जाती है तो नहीं पाई जाती है, क्योंकि दिसंबर के आसपास अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, पंजाब हरियाणा या फिर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, तो जैसे ये भारत है, इस वाले भूभाग में तो वर्षा नहीं होती है दिसंबर के समय। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर आप पंजाब के निवासी हैं और हरियाणा के निवासी हैं या आप हिमाचल के निवासी हैं, तो इस क्षेत्र में, इस रीजन में वर्षा प्राप्त होती है। अब ये क्योंकि यहाँ मानसून नहीं है तो ये वर्षा कहाँ से आती है, इसी की व्याख्या ये सिद्धांत करता है
और ये जो वर्षा होती है इसी को कहते हैं जेट स्ट्रीम से प्राप्त वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त वर्षा। तो पश्चिम भारत में ये वर्षा होती है और जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या है इसी को हमें समझना है। देखिए जेट स्ट्रीम सिद्धांत का मतलब है, जैसे अगर बाय द वे ये हमारा प्यारा भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ पर ITCZ मैदान में प्रवेश कर चुका है 15 मार्च से 15 जून। 15 जून में तो ITCZ मैदानों में एक तरीके से शिफ्ट हो जाता है। तो क्या होगा, असल में ITCZ क्या है, ये गर्म पेटियां हैं 0 डिग्री नॉर्थ से, मतलब जैसे ये 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री और ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। तो सूरज जब उत्तरायण होता है ना तो ये शिफ्ट हो जाती है भारतीय महाद्वीप में। तो यहाँ पर ये क्या करती है, यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण करती हैं और लो प्रेशर के निर्माण की वजह से भारतीय भूभाग में जो मानसूनी पवनें हैं वे प्रवेश करती हैं। लेकिन जेट स्ट्रीम को पहले समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। देखिए 15 मार्च से 15 जून तक वायुदाब पेटियां उत्तर की ओर शिफ्ट हो चुकी हैं, क्योंकि 15 मार्च से 15 जून तक ये वही टाइम पीरियड है जिसमें सूर्य उत्तर की ओर शिफ्ट होता है और उत्तर की ओर शिफ्ट होने से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का जो अनुभव है वो बढ़ेगा, गर्माहट ज़्यादा मिलेगी, सूर्य का तापमान ज़्यादा मिलेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो देखिए ये जो जेट स्ट्रीम है ना, तो जेट जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप से ऊपर की ये जेट स्ट्रीम है, ये जिगजैग धाराएं हैं, ठंडी धाराएं हैं, है ना। तो जैसे ही, क्योंकि यहाँ पर ITCZ अपना कब्जा जमा चुका है, तो इन जेट स्ट्रीम को ऊपर जाना पड़ेगा, या तो ये ऊंचाई पर जा सकती हैं या ये उच्च अक्षांशों में जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये उच्च अक्षांशों में पहुंच जाती हैं, ध्रुवों की ओर शिफ्ट हो जाती है ये धाराएं। इस दौरान इसी क्षेत्र में लू चल रही है और लू चलने से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो गर्म है, और गर्म टेम्परेचर, देखिए पहली बात तो सूर्य प्राप्त है यहाँ पे, और यहाँ पे लू चल रही है, इस वजह से ये वाला जो भाग है ये गर्म है। और गर्म होने से क्या होगा, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, इस दौरान यहाँ पे लू चल रही है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये दक्षिण मतलब उत्तर की ओर शिफ्ट है, और ITCZ तो जो है यहाँ पे मैदानों में प्रवेश कर ही चुका है। लेकिन आगे चलकर जब यहाँ से जब सूर्य दक्षिणायन हो चुका है तो ये जो ITCZ है ये शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट यहाँ से लगभग यहाँ तक आ जाता है ये। तो इसका मतलब अब यहाँ पर स्थान खाली है, और जो जेट धाराएं उत्तर की ओर शिफ्ट थी वे भारत की ओर प्रवेश कर जाती हैं, जिस वजह से यहाँ पर भारतीय भूभाग में वर्षा होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास जो वर्षा होती है वो जेट के द्वारा प्राप्त वर्षा है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा प्राप्त वर्षा है। लेकिन एक बात और समझने की है कि ये जेट है, यहाँ पे ये तिब्बत है, तिब्बत का टेम्परेचर अधिक है। तो तिब्बत का टेम्परेचर अधिक होने से जो यहाँ पर हवाएं हैं वे ऊपर की ओर उठेंगी, और हवाएं जब ऊपर की ओर उठ रही हैं तो वे हाई प्रेशर, यहाँ भी हाई प्रेशर है और यहाँ भी हाई प्रेशर है, तो वे यहाँ तो नहीं उठ सकती, मतलब ये यहाँ तो नहीं उतर सकती, या तो वे उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाएं। उत्तर की ओर शिफ्ट होने का मतलब है उत्तरी ध्रुव की ओर शिफ्ट हो जाएं। तो इसका मतलब एक तरीका है कि वे जो है ना ऊपर के वायुमंडल की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे वायुमंडल की परतें हैं और तिब्बत से कुछ जो हवाएं ऊपर उठी हैं वे क्या करें, वे नीचे उतरना चाहती हैं, तो वे क्या करेंगी, यहाँ नहीं उतर सकती क्योंकि हाई प्रेशर है, तो वे यहाँ उतरेंगी। अफ्रीका के पास आपको देखने को मिलेगा मेडागास्कर में ये हवाएं उतर जाती हैं, और उतरने के बाद यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण करेंगी। अब देखिए यहाँ पर हाई प्रेशर है और ये है हमारे पास ट्रेड विंड्स, इन्हीं को बोलते हैं व्यापारिक पवनें, और व्यापारिक पवनें यहाँ से हाई प्रेशर की वजह से गति करेंगी भारतीय भूभाग की ओर। और जब भारतीय भूभाग की ओर गति करेंगी, देखिए ये जो दिशा है इनकी, ये है इनकी ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट से गति करती हैं। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री की लाइन को पार करेंगी तो क्या करेंगी, भारतीय भूभाग में इनकी जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, मतलब इनकी जो दिशा है ये बदल जाएगी, और इसी दिशा को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो जैसे ही मतलब यहाँ पे ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें जो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच गति करती हैं, ये जब 0 डिग्री को पार कर जाती हैं तो भारतीय भूभाग में प्रवेश करने से पहले इनकी जो दिशा है
वो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट साउथ हो जाती है। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट। और बस यहाँ तक हम जो है ना हमने समझ लिया जेट सिद्धांत। तो जेट सिद्धांत क्या है, अगर देखो आप बेसिक चीज़ें अगर आपको यहाँ नहीं समझ आया मैं फिर भी आपको बता दूँ। देखिए जेट सिद्धांत का मतलब है कि जब सूरज दक्षिण से उत्तर की ओर शिफ्ट होता है तो, अच्छा दोबारा से बताते हैं। देखिए जेट सिद्धांत का मतलब क्या है, जब सूरज दक्षिण से उत्तर की ओर शिफ्ट होता है तो होगा क्या, उत्तर भारत में गर्माहट का अनुभव होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, जो तिब्बत का एरिया है वहाँ पर जो हवाएं हैं वे ऊपर की ओर शिफ्ट होंगी। लेकिन भारतीय भूभाग के आसपास का एरिया अगर आप देखो, समंदर के आसपास का एरिया, वहाँ पर हाई प्रेशर है तो वहाँ वे नहीं उतर सकती। तो वे क्या करेंगी, ऊपर के वायुमंडल में जाएंगी, ऊपर के वायुमंडल में, और वे या तो मतलब उच्च ध्रुवीय प्रदेशों में चली जाएंगी या फिर वे जो हैं मेडागास्कर के आसपास उतरेंगी, और मेडागास्कर के आसपास उतरने के बाद वहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण करेंगी। और यहीं से व्यापारिक पवनें जो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच पाई जाती हैं, यहीं पर व्यापारिक पवनें जब 0 डिग्री को पार कर जाती हैं तो उनकी दिशा घूमकर दक्षिण पश्चिम से, देख लो अगर आप बात करो तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं भारत में मानसून का आना। तो यही है भारतीय मानसून का आना। तो यहाँ तक हमारी वीडियो हो चुकी है, आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट बनेगा नहीं बनेगा। तो बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप यहाँ तक हैं तो बाय बाय।